अच्छा। और चांद जी, इंटरनेट से ठीक हुआ या नहीं हुआ? नहीं आज है। या इंटरनेट खराब है अभी? नहीं नहीं ठीक आज तो, आज सही आ रहा है। बड़ी मशक्कत के बाद इंटरनेट क्या? खराब हो जाता है। बड़ी मशक्कत के बाद आपका इंटरनेट ठीक है। हाँ जी। कुछ प्रॉब्लम है क्या वहां पे? पता नहीं क्या है यहाँ पे, कोई शायद मौसम की वजह से है। मौसम की। अच्छा। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा वाटर ट्रीटमेंट, पहले पढ़ेंगे फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में जाएंगे। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट, क्योंकि वो पोर्शन बचा हुआ है। देखो, सिंपली तुमको जानना क्या है, तुमको जानना है सारे इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रिंसिपल। उसने दिया है सिलेबस में। ओनली प्रिंसिपल इज इम्पोर्टेंट। अगर प्रिंसिपल समझ जाते हो तो सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वाटर ट्रीटमेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? वाटर ट्रीटमेंट। इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस है वो क्या है? कोआगुलेशन। ठीक है। तो कोआगुलेशन प्रोसेस में क्या होता है? न्यूट्रलाइजेस द इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ टाइनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन वाटर। ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइज करता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिनमें थोड़े बहुत भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो सरफेस होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। फिर उसके बाद ये जो कोआगुलेशन वाले चीजें हैं वो ऊपर ही ऊपर रहते हैं, नीचे नहीं आते, सस्पेंड रहते हैं। ये चीज याद रखना। मतलब क्या होता है, देखो, जैसे कि इनमें पार्टिकल लगा, अगर बोले हैं कौन कौन से पार्टिकल आते हैं, क्ले आता है, सिल्ट आता है, ऑर्गेनिक मैटर आता है। ठीक है। इन सब का क्या है? चार्ज जो है वो नेगेटिव है, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये रिपल्शन शो करते हैं एक दूसरे से, ईच अदर, रिपल्सन हो जाता है इनके बीच में। जिसकी वजह से क्या होता है? रिमेन सस्पेंडेड। ये पानी में सस्पेंड होके ही रहता है, रिमेन सस्पेंडेड ही होता है। फिर क्या होता है कि तुम अगर एक कोआगुलेंट ऐड कर दो, सपोज करो एक कोआगुलेंट तुमने ऐड कर दिया। कोआगुलेंट जैसे होता है तुम्हारा एलम और फेरिक क्लोराइड भी जिसे बोलते हैं, फेरिक क्लोराइड। ठीक है। अगर इसको ऐड कर दो वाटर में, ऐड टू वाटर,
तो क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट करेगा किसको, नेगेटिव वाले को। ठीक है, तो जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तुम उसको निकाल दोगे, है ना, गेट आउट, हो जाएगा, खत्म। इतना ही है, कोगुलेंट का तो इतना ही है, इसमें कुछ होता ही नहीं और। पहले न्यूट्रलाइज किया, फिर न्यूट्रलाइजेशन की वजह से सारे के सारे नेगेटिव पार्टिकल सस्पेंड हो गए, उसमें एक कोएगुलेंट ऐड कर दिया, वो सारा का सारा नेगेटिव पार्टिकल को अपने साथ लेके हुए भाग जाता है। ठीक है, और जिसको लेके जाता है उसको बोलते हैं माइक्रोफ्लॉक्स। ठीक है, अब इसके बाद वाला प्रिंसिपल आता है फ्लोकुलेशन, सेकंड। ये यूनिट 2 में भी है, यूनिट 1 में भी, दोनों में। फ्लोकुलेशन में क्या होता है देखो, एक फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल नहीं है। अब क्या होता है कि अगर फ्लोकुलेशन की बात करें तो हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, जेंटली मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं, मिक्सिंग जेंटली, मिक्सिंग जेंटली, जिससे कि क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो माइक्रोफ्लॉक्स प्रोड्यूस हुआ है, कोलाइड करेगा एंड स्टिक टुगेदर। एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा और एक जगह पे चिपक के रह जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये माइक्रोफ्लूक्स फ्लोक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़े बड़े फ्लोक्स बनेंगे। तो फिर उसको सिंपली तुम किससे रिमूव कर सकते हो, उसके बाद एक ही तरीका है, आइदर उसको सेडिमेंटेशन कर दो और फिल्ट्रेशन कर दो। ये प्रोसेस है किसमें, फ्लोकुलेशन में। अब थर्ड स्टेप जानते हो, सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन सभी को पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तेजल कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा है। यस सर। सेडिमेंटेशन पता है ना क्या होता है, यस सर। जो फ्लॉक्स बनता है वो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाएगा। अब ये जो फ्लोक बन गया, ये सेटल हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। और कोई कहानी है ही नहीं इसमें, ग्रेविटी की वजह से ये सेटल डाउन हो जाएगा। कोई चीज सेटल डाउन हो जाएगा ग्रेविटी की वजह से, वो तुम्हारा सेडिमेंटेशन प्रोसेस को बताता है, खत्म। इसके वजह से क्या होता है, एकदम बहुत अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और इस प्रोसेस का एक नाम भी है, क्लैरिफिकेशन। इसको क्लैरिफिकेशन भी बोलते हैं। अब फिल्ट्रेशन आता है, लास्ट स्टेप। फिल्ट्रेशन का मीनिंग तो बताने की जरूरत ही नहीं है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, कैसे रिमूव किया जाता है, दैट यू नो। ठीक है, उसको फिल्टर आउट करके कैसे करोगे मेम्ब्रेन डाल के, वो तुम लोगों को पता है, उसकी अब चिंता है नहीं। हाँ, लिख लिया। लिख लिया सर। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है, उसके कौन कौन से स्टेप्स है। सर प्राइमरी स्टेप, जो स्टेप, स्टेप हाँ, तो प्राइमरी स्टेप में क्या करते हैं, बहुत सारा फिजिकल होता है जिसमें हम वाटर को अलो करते, पहले तो मैनुअली हम जो भी मोटा मोटा होता है उसमें सॉलिड सॉलिड वेस्ट उसको निकाल लेते हैं।
फिर उसको एक टैंक में खड़ा कर डाल देते हैं पानी को, तो वो जो जितना भी सस्पेंडेड पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाता है। तो ऊपर से जो साफ प्राइमरी पानी होता है ट्रीटमेंट उसको हटा में देते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहला काम है स्क्रीनिंग। पहले स्क्रीनिंग करोगे, ठीक है। अब स्क्रीनिंग में क्या होगा, लार्ज स्क्रीन लगे होंगे, बड़े बड़े स्क्रीन लगा दिए जाएंगे, लार्ज स्क्रीन, ठीक है। उससे क्या रिमूव होगा तुम्हारा, रिमूव्स बल्की ऑब्जेक्ट्स, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को हटाएगा, बल्की ऑब्जेक्ट्स को हटा देगा। बल्की ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, प्लास्टिक्स, स्टिक्स, लीव्स एंड अदर डेब्रिस, ये सब हट जाएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट में, ठीक है। फिर ये तो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ग्रिट रिमूवल। कॉन्क्रीटली पढ़िए चांद जी, हर चीज को कॉन्क्रीटली पढ़िए। ये सब नहीं बता पाएंगे तो क्या फायदा है। ग्रिट रिमूवल क्या होता है, ग्रिट रिमूवल में तुमको ग्रिट चैम्बर की जरूरत होती है। अब इसमें क्या होता है देखो, जैसे कि हेवी हुआ, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हुआ, सैंड, ग्रेवल, अंडे का छिलका, ठीक है, ये सब होता है जो कि सेटल डाउन हो जाता है ग्रिड चैम्बर में। इसमें ग्रिड चैम्बर का यूज होता है। इसमें क्या होता है कि जो फ्लो वेलोसिटी है किसका, जो वेस्ट वाटर का फ्लो वेलोसिटी है, उसको स्लो डाउन कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो बड़े बड़े हेवी इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो एक तरीके से, नहीं नहीं, ये प्राइमरी नहीं है, इसमें गलती है, ये प्राइमरी नहीं है, ये है तुम्हारा प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। फिजिकल तो प्रीलिमिनरी में ही आता है। तो ये फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू से हो रहा है। इसके बाद आएगा प्राइमरी, प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो सबसे पहले होगा सेडिमेंटेशन। वेस्ट वाटर जो होता है, लार्ज, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर टैंक्स, इनमें स्टोर होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी क्लैरी फायर्स। ये भी फ्लो रेट को स्लो करता है। हेवी सस्पेंडेड सॉलिड जो होते हैं वो सिंक डाउन कर जाते हैं, या उनको मैकेनिकल स्क्रैपर से उनको निकाल दिया जाता है बॉटम से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में मोस्टली 50 to 60% सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड 30 to 40% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दोनों ही निकल जाते हैं प्राइमरी में, ठीक है। ये उसकी कहानी है। तो इससे क्या होगा, बीओडी जो होगा वो थोड़ा कम रहेगा, ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर निकल गया है तो अब दिक्कत है नहीं। थर्ड प्रोसेस, थर्ड नहीं, हाँ थर्ड है, सेकेंडरी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये थोड़ा अच्छा चीज है, इसमें आ जाता है कहानी एक्टिवेटेड स्लज का। अब इसमें क्या रिमूव करते हैं, डिजॉल्व
एंड क्या सुदेश राय से पढ़ा नहीं है? पढ़ा है सर, सारा ही पढ़ा है। याद है सब? हाँ सर याद है। अभी याद तो है? हाँ सर ये वाला याद है। तो पहला स्टेप बताओ इसमें क्या होगा। सर सबसे पहले एरेशन टैंक होगा। हम्म। एरेशन टैंक में इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे, हम्म। जो और एयर इंट्रोड्यूस किया जाएगा एरेट करने के लिए। इसके वजह से जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें सबस्ट्रेट की तरह यूज करके और एयर को यूज करके उन्हें डिकम्पोज कर देंगे। हम्म। तो वो उसके किस में कन्वर्ट करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ऑर्गेनिक मैटर को जब कंज्यूम करेंगे तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? स्लज बना देंगे सर उसे, स्लज में क्या? कन्वर्ट करेंगे। स्लज, स्लज? स्लज या एक्टिवेटेड स्लज। हम्म। गलत है। स्लज ही बना देंगे। एक्टिवेटेड स्लज में तो उसको मिक्स किया जाता है, एक्टिवेटेड स्लज थोड़ी बनाता है। इसमें क्या होता स्लज है कि तुम्हारा एक्टिवेटेड स्लज में मिक्स किया जाता है। एक्टिवेटेड स्लज इसमें डाला जाता है, क्यों डाला जाता है? क्योंकि उसी में तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। बेनिफिशियल नेचुरल की माइक्रो तरह काम ऑर्गेन करता है। हाँ, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक्टिवेटेड स्लज में मौजूद है। लेकिन मैं यस तुमको सर। पूछ रहा हूँ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करेगा, वो क्या करेगा? वो उसको खाएगा और उसको किस में कन्वर्ट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अच्छा। इसमें कन्वर्ट करेगा ना? ये बताओगे यस ना? यस। अच्छा हाँ। ठीक है, तो ये है उसका यस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। फिर क्या होता है? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन होता है। यस। पहले में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है। सेकेंड में तुम्हारा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा है कि एरेशन तो हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? मिक्सचर जो है अगेन तुम्हारा सेकेंडरी क्लैरिफायर से जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी तो क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा लिया है, तो क्या हुआ? फिर से फ्लॉक पैदा हो गया, फिर से फ्लॉक्स क्रिएट हो गए। तो उन फ्लॉक्स को फिर हटाना है। जो न्यूली फॉर्म्ड बायोलॉजिकल फ्लॉक्स हैं उनको फिर सेडिमेंट को सेटल डाउन करना है ग्रेविटी के द्वारा। ठीक है, तो जब उनको फिर सेटल डाउन करोगे तो तुमको क्या चाहिए होगा? फिर चाहिए होगा तुमको कोई ना कोई क्लैरिफायर। तो इसलिए सेकेंडरी क्लैरिफायर फिर आ जाता है एक्टिवेशन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो एक्सेस एक्टिवेटेड स्लज जो कि हम लोग डाल रखे हैं किसमें, तुम्हारे एयरेशन टैंक में जो डाल रखे हैं एक्टिवेटेड स्लज, उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन प्रोसेस में मोस्टली जो वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है इसमें क्या होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, इसमें वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज को रिमूव कर दिया जाता है। ये इसका मेन प्रोसेस। ठीक है, इसमें और कुछ कहानी नहीं है, ये इसमें वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज को रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन अब आज के डेट में ये सब थोड़ा कम यूज होता है। आज के डेट में मॉडर्न में, ठीक है, अब ये सब ना थोड़ा कम यूज किया जाता है। मॉडर्न टेक्निक्स में क्या यूज किया जाता है तुम्हारा? ट्रिकलिंग फिल्टर्स। इसके बारे में सुने हो? ट्रिकलिंग फिल्टर्स। देखो,
क्या होता है कि वेस्ट वाटर जो होता है इसको स्प्रे किया जाता है ओवर ए बेड ऑफ रॉक्स, और प्लास्टिक मीडिया, किसी में भी। तो इसमें क्या होगा, वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोज एंड ब्रेक डाउन वेस्ट। ठीक है, ये है उसकी कहानी। इसके बाद एक और प्रोसेस यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर्स। इसमें क्या होता है, रोटेटिंग डिस्क होता है, रोटेटिंग डिस्क कवर्ड इन ए माइक्रोवेल फिल्म आर partially submerged in the wastewater to provide treatment। ठीक है, यही होता है। ठीक है, लास्ट में आएगा तुम्हारा टर्शियरी ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं एडवांस एडवांस ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो टर्शियरी लिख लिया इसको, लिखा है या नहीं लिखा सुदेशना? सर एक लाइन बचा है बट मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है। फिर आता है टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो टर्शियरी ट्रीटमेंट आखिरी है क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके बाद तो पानी यूज करने लायक हो जाएगा। तो टर्शियरी में क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन की जरूरत है क्योंकि ये तो आखिरी है, यहाँ से तो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो सबसे पहला टर्शियरी में क्या आता है, फिल्ट्रेशन। टर्शियरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन आता है। अब ये फिल्ट्रेशन ऐसे ही नहीं होता है, ये फिल्ट्रेशन जो होता है थ्रू ए मीडियम, किससे, जैसे कि लाइक सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, और एक्टिवेटेड कार्बन हो गया, इसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं उसको रिमूव करने के लिए। फिल्ट्रेशन तो सस्पेंडेड सॉलिड को ही रिमूव करता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो इंपोर्टेंट स्टेप है वो है डिसइंफेक्शन। पानी को डिसइंफेक्ट करोगे तभी तो यूज करोगे, और डिसइंफेक्ट किससे करोगे, कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करोगे। कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करने के लिए सबसे पहला जो तुम्हारा प्रोसेस है वो है क्लोरीनेशन, जो कि क्लोरीनेशन में क्लोरीन डाल के हम ब्लीचिंग करते हैं ना, पता होगा तुम्हें, पैथोजन को मारने के लिए। सेकंड होता है यूवी लाइट, ये भी यूज किया जाता है जला के। अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइज कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डैमेज होने से, नहीं डैमेज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को रप्चर कर देता है। कौन, यूवी लाइट जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो डीएनए है उसको रप्चर कर देता है। ठीक है, थर्ड स्टेज में आता है तुम्हारा ओजोनेशन, ये भी पैथोजन को मारने में काम आता है। तो डिसइंफेक्शन ऐसे होते हैं।
लेकिन लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, लास्ट स्टेप में तुम्हारा सी स्टेप में न्यूट्रिएंट्स का रिमूवल। अब न्यूट्रिएंट्स तो पता ही है तुमको कौन कौन से हैं, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, इनका रिमूवल होता है। क्योंकि इनके रहने से हार्मफुल एल्गल ब्लूम, पानी इतना फिल्टर होके आया है उसमें ऑलरेडी, इतना सारा सफाई की गई है, उसमें एल्गल ब्लूम होने के चांसेस होते हैं अगर इनको रिमूव नहीं करोगे। अब फॉस्फोरस तो इजीली एलम से हट जाएगा, अगर एलम डालोगे तो फॉस्फोरस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो नाइट्रोजन है, इसको रिमूव करने के लिए तुमको क्या करना होगा, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करना होगा, जो कि हमने पढ़ा था, हमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा था, सुदेशना उस दिन थी क्या, अमोनिया को हम कन्वर्ट कर रहे थे नाइट्रेट में, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में यस अमोनिया सर। को हम कन्वर्ट कर रहे थे नाइट्रेट प्रोसेस में, नाइट्रेट, और फिर उसके नाइट्राइट बाद डी, हाँ, फिर उसको फिर डी नाइट्रिफिकेशन कर रहे थे। यस सर, डीनाइट्रीफाई करके वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हाँ वापस बस नाइट्रोजन में बस कन्वर्ट वही कर करना देते है, हैं। वही करना, नाइट्रेट में कन्वर्ट करो, और फिर नाइट्रेट को डीनाइट्रीफाई करके उसको नाइट्रोजन गैस में रिमूव कर, खत्म, यही उसकी कहानी है। अब वो जो स्लज निकला है, कौन सा जो स्लज बाहर निकला है, उसको तुम लैंडफिल कर सकते हो, इंसिनरेट कर सकते हो, या तुम उसको डिस्पोज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस है तुम्हारा टोटल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। इसका तो सीक्वेंस ही पूछेगा तुमको डायरेक्टली। अब पढ़ते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा टाइट्रीमेट्री, टाइट्रीमेट्री का मतलब तो टाइट्रेशन, वो तो तुमको उस दिन भी समझाया था। प्रिंसिपल्स में टाइट्रीमेट्री का मतलब होता है क्या, टाइट्रीमेट्री का मीनिंग क्या है? टाइटरिंग से वही होगा, टाइट्रेशन। हम कर क्या रहे हैं टाइट्रीमेट्री में, हमने क्या किया, हमने एक अननोन सब्सटेंस को, अननोन सब्सटेंस सपोज करो, इसका जो प्रिंसिपल ही है, सिर्फ प्रिंसिपल है तुम्हारे उसमें, प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन में प्रिंसिपल है। अगर टाइट्रीमेट्री की बात करते हैं, तो इसका प्रिंसिपल अगर तुम्हें पूछेगा, तुम क्या बोलोगे कि हम इसमें क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, किसको डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन द अननोन concentration of an unknown substance, जो कि एनालाइट होता है, ठीक है। अननोन सब्सटेंस को देखते हैं, एनालाइट होता है, जिसको कैसे देखते हैं, बाय रिएक्टिंग इट विथ ए सॉल्यूशन ऑफ ए नोन सब्सटेंस। बहुत इजी है, ब्यूरेट में नोन सब्सटेंस डालते हो, और अननोन जो है इसमें तुम्हारा जाता है, बहुत इजी है, जिसको हम बोलते हैं टाई ट्रेंड। इतना ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। और इसका जो प्रिंसिपल है, वो स्टोकियोमेट्री से जुड़ा है, जैसे ही तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो एक एंड पॉइंट दिखा देगा, उस एंड पॉइंट से तुम पता कर लोगे टाइट्रीमेट्री के बारे में। तो मैंने बताया था कि बहुत सारे टाइप्स के टाइट्रीमेट्री होते हैं, उस दिन हम पढ़ रहे थे, कब अजय जिस दिन आया था क्या, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, बेसिकली केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, इसमें कुछ कहानी ही नहीं है। न्यूट्रलाइज होगा जब एसिड और बेस, तब एसिड बेस टाइट्रेशन, जब तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो उस केस में तुम्हारा रेडॉक्स टाइट्रेशन हो जाएगा। फिर आता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम यूज कर रहे थे क्या,
एक टाइट्रेंट का यूज कर रहे थे, जैसे कि ईडीटीए वगैरह यूज कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर आता है तुम्हारा प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या आता है, इसमें प्रिसिपिटेट हो जाएगा, एनालाइट जो है वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा। बस इतना ही है, इसमें कुछ कहानी नहीं है। चार ही टाइप है इसके, एसिड बेस, रेडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। चार टाइट्रेशन मेथड, टाइट्री मेथड। अर्जेंटोमेट्रिक अर्जेंटोमेट्रिक नहीं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक है। सर, जो अर्जेंटोमेट्रिक होता है जैसे जिसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं, जैसे मोर्स मेथड, उसको तो कंसीडर नहीं करेंगे उसमें जी। प्रिसिपिटेशन होता है या नहीं होता है, ये बताओ पहले। हाँ, रेट्रोसिप्टेट बनता है, अच्छा। हाँ तो बस हो गया, वो तो प्रिसिपिटेशन में ही आ जाएगा ना। ठीक ठीक। तेजल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब किए हो रिएक्शन वगैरह वनस्थली में। राइट आ गया, तो अभी याद नहीं है कुछ भी। तो टाइप्स पता चल गया, एसिड बेस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, रेडॉक्स एंड प्रिसिपिटेशन, चार टाइप्स। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्री, ग्रेविमेट्री में क्या होता है, पढ़ाया था शायद अभी बीच में किसी एक यस उसमें। सर, टीडीएस के लिए देखा था। हम्म। टोटल टोटल सॉलिड्स और टोटल डिसॉल्व्ड और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए। हम्म। ये तभी हो सकता है जब तुम्हारा प्रिसिपिटेशन हो, अगर प्रिसिपिटेशन ही नहीं होगा तब नहीं होगा ये, ठीक है। जब तक प्रिसिपिटेशन नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा ग्रेविमेट्री में। तो ग्रेविमेट्री के में भी टाइप है, कौन कौन सा टाइप है। पहला टाइप है प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्री, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एनालाइट जो होता है वो तुम्हारा प्रिसिपिटेट करेगा, एनालाइट विल प्रिसिपिटेट, और फिर उसको फिल्टर आउट कर दोगे ग्रेविमेट्रिक मेथड में। अब दूसरा आता है वोलेटाइजेशन ग्रेविमेट्री। वोलेटाइजेशन ग्रेविमेट्री, अब इसमें क्या है कि तुम सीधा उसको हीटअप करोगे, किसको, एनालाइट को हीटअप करोगे, और उसको फिर तुम उससे अलग करोगे, ठीक है। मास बिफोर चेंज एंड आफ्टर चेंज, जैसे कि ओवन ड्राई करते हैं, उनको पता ही है वो चीज। वोलेटाइजेशन ग्रेविमेट्री। फिर आता है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री, इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। उसके बाद आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में क्या होता है, अनलाइट जो होता है वो डिपोजिट होता है कहाँ पे, ऑन एन इलेक्ट्रोड बाई इलेक्ट्रिक करंट। मतलब वही है एनोड कैथोड वाली कहानी है, अनलाइट इधर से उधर जाके डिपोजिट हो जाए। फिर आता है थर्मोग्रेविमेट्री, ये थोड़ा और मॉडर्न टेक्निक है। इसमें क्या है कि तुम सैंपल को कंटिन्यूअसली टेम्परेचर से बढ़ाते जाओगे उसके। तो इसमें बहुत सारे चीजें होंगे इसमें, थर्मोग्रेविमेट्री में। इसमें क्या होगा तुम्हारा, डिकम्पोजिशन होगा, वोलाटाइजेशन होगा, एंड अदर रिएक्शंस वगैरह होंगे, सब होंगे थर्मोग्रेविमेट्री में। सैंपल प्रिपरेशन बहुत ही इजी है, पहले वे कर दो, फिर बाद में वे कर दो, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर बाद में वे कर दो, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं है ग्रेविमेट्री में, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बहुत ही इजी है। लेकिन सबसे जो जरूरी है वो है तुम्हारा क्रोमेटोग्राफी, इसके बाद वाला टेक्निक, क्रोमाटोग्राफी, ये है इम्पोर्टेंट।
क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन सा क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है? उसमें दिया है सबसे पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़े हो चांद जी, कैसे होता है? सर वो जो वो पड़ा है, जैसे सर जैसे हमारे पास मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है, तो हाँ। उसको डिजॉल्व करके हम पेपर के एक एंड पे डाल देंगे, तो उनका जो फ्लो होगा वो अलग अलग होगा ना। तो जो अलग अलग सब्सटेंसेस जैसे जैसे वो फ्लो करेंगे उस हिसाब से हम उनको एनालाइज करते हैं, पेपर के ऊपर स्प्रेड करेंगे जैसे जैसे वो। नहीं देखो, कोई भी चीज जब पढ़ रहे हो तुम, क्या इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ रहे हो, तो उसमें दो फेजेस का होना जरूरी, एक है स्टेशनरी फेज, एक है मोबाइल फेज। अब बताओ इसमें स्टेशनरी फेज कौन है और मोबाइल फेज कौन है, पहले वो बताओ। पेपर क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले मेरे को ये बताओ, स्टेशनरी फेज क्या होगा और मोबाइल फेज क्या होगा? सल्यूट सल्यूट स्टेशनरी फेस होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो। कहाँ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहाँ से आ गया? जो भी सर हम उसमें डिजॉल्व करेंगे। वो कैसे हो जाएगा? स्टेशनरी फेज थोड़ी हो जाएगा वो। स्टेशनरी फेज तो अभी बता रहे हो आप, एक कौन सा पेपर है, फिर बोल दे रहे हो सॉल्वेंट। कहाँ से सॉल्वेंट आ गया? अरे करेक्ट बताओ, स्टेशनरी फेज क्या है? जो रुका हुआ है ना, कौन सा चीज रोक के रखे हो स्टेशनरी फेज में? क्या बोलेंगे? क्या रोक के रखे हैं? पेपर। सुदेशना? पेपर। पेपर। और वो पेपर पेपर किससे बना होता है? किससे बना होता है पता है तुमको पेपर? वो पेपर सेलुलोसिस बना से। होता है, नहीं वो बना होता है सेलुलोज फाइबर से। अच्छा, सेलुलोज के सेलुलोज फाइबर्स। सेलुलोज फाइबर से बना होता है वो पेपर। ठीक है, जो कि स्टेशनरी लिक्विड फेज होता है, विच एक्ट्स एज ए स्टेशनरी लिक्विड फेज। अब मोबाइल फेज जो उन्होंने बोला, मोबाइल फेज में आएगा सॉल्वेंट, जो वो अभी इतने देर से बोल रहे थे, स्टेशनरी फेज नहीं। मोबाइल फेज में सॉल्वेंट आएगा। अब सॉल्वेंट में भी बहुत तरीके के सॉल्वेंट है, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, या एक दो सॉल्वेंट का मिक्सचर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो सेपरेशन हो रहा है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है। अब उनकी सॉल्युबिलिटी और एफिनिटी अलग अलग होती है। किसकी? जो सब्सटेंसेस है उनकी सॉल्युबिलिटी और एफिनिटी अलग अलग तरीके से होती है। तो अलग अलग तरीके से अगर सॉल्युबिलिटी और एफिनिटी होगा, तुम्हारा उस हिसाब से क्या होगा, पानी ऊपर चढ़ेगा। तो पानी ऊपर चढ़ेगा तो एलिमेंट्स के साथ ऊपर ऊपर चढ़ेंगे। तो मोबाइल फेज के जो हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटी वो ऊपर जाएंगे। इसका पिक्चर दिखा देते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी का पिक्चर दिखा देंगे तो समझ। पेपर क्रोमेटो, ये है ऐसे, ऐसे ऊपर चढ़ेगा। सब्सटेंस जो है वो उसकी एफिनिटी की वजह से ऊपर नीचे होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। ऐसे होता है। ये जो पेपर लगा है वो सेलुलोज फाइबर का लगा हुआ है। तो सॉल्वेंट के जो अलग अलग एलिमेंट्स है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं। जो नीचे है वो थोड़ा उसका मास जो होगा भारी होगा, इसलिए वो नीचे है। और जो थोड़ा हल्का होगा वो ऊपर की तरफ ट्रैवल कर गया है, ऐसे भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट बनता है। तो इसके वजह से हम क्या देखते हैं, इसके वजह से हम एक इम्पोर्टेंट वर्ड
जनरेट होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन फैक्टर। ठीक है, वो यहाँ पे इंपोर्टेंट है क्योंकि वो आता है क्वेश्चन में, रिटार्डेशन फैक्टर। ये हम देखते हैं इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये रिटार्डेशन फैक्टर है क्या, जिसको हम आरएफ बोलते हैं? ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। बहुत सिंपल है। मतलब पानी है, पानी में तुमने सेलुलोज फाइबर को इंसर्ट कर दिया। ये जैसे कि ये रखा, सपोज करो कि ये है तुम्हारा सेलुलोज फाइबर। ठीक है, अब हमको पता है कि पानी जो है यहाँ तक गया। अब हमको दिख रहा है कि इस पॉइंट में एक सब्सटेंस है और इस पॉइंट पे एक सब्सटेंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये अगर 5 सेंटीमीटर का है और ये अगर 2 सेंटीमीटर का है और ये अगर 3 सेंटीमीटर का है, तो इस सॉल्यूट के लिए रिटार्डेशन फैक्टर हो जाएगा 3/5। इस सॉल्यूट के लिए रिटार्डेशन फैक्टर हो जाएगा 2/5। सिंपल है। रिटार्डेशन फैक्टर ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो ये रिटार्डेशन फैक्टर कभी भी तुम्हारा 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 0 से <<0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये क्वेश्चन में आया था, इस बार के क्वेश्चन में ये आया था, है कि नहीं सुदेश ना? क्वेश्चन में आया था, अगर पढ़ा होगा इसको तो बना लिया। पेपर क्रोमेटोग्राफी आता है सर। रिटार्डेशन फैक्टर पे क्वेश्चन आता है, तो रिटार्डेशन फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। यस। तो ये है पेपर क्रोमेटोग्राफी का, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद आता है टीएलसी, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। टीएलसी, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या देखते हैं हम? थीन लेयर के नाम से ही समझ में आ रहा है उसमें हो क्या रहा है, लेयर उसका थीन होगा, है ना? थोड़ा ये इनएक्सपेंसिव है, उसके तरह पेपर क्रोमेटोग्राफी से थोड़ा इनएक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये एक तरीके का एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी इसे बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसको हम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सेपरेशन होता है, इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ ए मिक्सचर कंपोनेंट। ठीक है, मतलब डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्ब होके वो वहां पे मौजूद होगा। अब इसमें, उसमें तो सेलुलोज फाइबर देख रहे थे, लेकिन इसमें जो मटेरियल यूज होगा, एडजॉर्बेंट मटेरियल, वो कुछ अलग होगा। एडजॉर्बेंट मटेरियल जो होगा वो सेलुलोज फाइबर नहीं होगा। इसमें जो एडजॉर्बेंट मटेरियल होगा वो होगा सिलिका जेल और एल्यूमिना जिसको बोलते हैं, वो हो सकता है। ठीक है, ये सब वगैरह यूज होता है। तो ये जो सिलिका जेल है, सिलिका जेल को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये जो होता है इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स पोलर मॉलिक्यूल्स।
इनकी एफिनिटी स्ट्रांग होती है टुवर्ड्स पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये उसकी कहानी है। अब इसमें भी वही कहानी है कि मोबाइल फेज होगा, मोबाइल फेज कैपिलरी रिएक्शन से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जो पोलर कंपोनेंट होंगे वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, सिलिका जेल की तरफ। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे वो अट्रैक्ट ही नहीं होंगे किसके तरफ, सिलिका जेल की तरफ। तो इससे बदलाव आएगा, एक एब्जॉर्ब हो जाएगा और एक एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी तुम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से वो कर सकते हो, क्या, जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, समझ में आ गया। तो पोलर और नॉन पोलर के लिए तुम्हारा टीएलसी का यूज होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अब ये सभी, यही सब तुम्हारा रिसर्च में काम आता है, किसको करने में, बायोचार बनाने में। बायोचार आज के डेट में एक हॉट टॉपिक है। पॉल्यूशन को रोकने के लिए बायोचार की जरूरत पड़ती है। वो कर क्या रहे हैं चांद जी, बार बार एक तरफ तो सिर खुजा रहे हैं और दूसरी तरफ मोबाइल को ऊपर नीचे कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है मेरे को। गैस क्रोमेटोग्राफी। अब आता है गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, थिन लेयर पढ़ लिया, पेपर पढ़ लिया, अब गैस आता है। तो ये कंपाउंड्स को क्या करता है, वेपराइज करता है, डिकम्पोज नहीं करके सीधा इसको वेपराइज करता है। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि गैस तो जलाने में काम आता है, अगर गैस कहीं छोड़ दिया जाए उसको, जैसे कि तुम्हारा सिलेंडर, ये सीएनजी वगैरह है, वो तो जल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन ये वो चीज नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, गैस को वेपराइज किया जाता है विदाउट डिकम्पोजिशन। ये भी एक एनालिटिकल टेक्निक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, जो तुम्हारा जीसी, जीसी जो होता है गैस क्रोमेटोग्राफी, ये तुम्हारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं इसे। दिस इज कॉल्ड एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट इज बेस्ड ऑन दी, क्या, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में। तो क्या होगा, मोबाइल फेज में एक इनर्ट गैस होगा, सबसे जरूरी चीज, मोबाइल फेज में एक इनर्ट गैस होगा। अब मोबाइल फेज की, इसकी जो मोबाइल फेज है उसमें एक इनर्ट गैस होगा, मोबाइल फेज में इनर्ट गैस होगा। अब ये इनर्ट गैस कौन कौन से होंगे, हीलियम, नाइट्रोजन एंड आर्गन, जो कि क्या है, सिस्टम में बार बार फ्लो करेगा। ये रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, सैंपल के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, सैंपल को लेते हुए जाएगा, सैंपल गर्म हो रहा है, सैंपल को अपने साथ में लेते हुए निकलेगा आगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, स्टेशनरी फेज में एक पॉलीमर लगा है, एक पॉलीमर लगा दिया गया है स्टेशनरी फेज में। ओवन में ये सारा प्रोसेस अवन में हो रहा है। ठीक है, एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड अवन में इसको किया जाएगा ये प्रोसेस को। तो सैंपल को जैसे ही इंजेक्ट किया जाएगा और उसको इमिडिएटली वेपराइज किया जाएगा। जो कैरियर गैस है, जैसे कि ये जो इनर्ट फेज वाला गैस है, कैरियर गैस, ठीक है, ये कैरियर गैस क्या करेगा, उसको ट्रैवल करा के लेके जाएगा। ठीक है, तो जब वो ट्रैवल करा के लेके जाएगा, उसमें क्या होता है कि मोर वोलेटाइल कंपाउंड मतलब जिनकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब जल्दी वेपराइज हो जाते हैं। मोर वोलेटाइज मतलब ऐसे कंपाउंड जिनकी तुम्हारी क्या है, जिनकी तुम्हारी बॉइलिंग पॉइंट कम है,
लोअर बॉइलिंग पॉइंट है। अगर किसी भी कंपाउंड का लोअर बॉइलिंग पॉइंट है तो वो क्या हो जाएगा, इजीली वेपराइज हो जाएगा, वो मोर वोलेटाइल कंपाउंड्स में आएगा। तो जो इजीली वोलेटाइल हो जाएंगे, क्या उनकी एफिनिटी होगी स्टेशनरी फेज की तरफ? नहीं होगी, वो स्टेशनरी फेज में नहीं रुकेंगे, वो तो आगे भाग जाएंगे। जो पॉलीमर है वो पॉलीमर में फिट ही नहीं बैठेंगे, वो तो जल्दी जल्दी उड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो वीकर एफिनिटी होता है किसके तरफ, पॉलीमर की तरफ। गैस को उड़ा दिया गया, गैस की जो एफिनिटी है वो कम है, इस वजह से, क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट लो है, वो जल्दी उड़ के भाग जाए। लेकिन जो लेस वोलाटाइल कंपाउंड है, उनकी एफिनिटी अच्छी है, तो वो क्या होंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। कहाँ पे, स्टेशनरी फेज में वो चिपक जाएंगे। तो इसमें देखा क्या जाएगा, इसमें देखा जाएगा रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम चेक किया जाता है इसमें। ठीक है, अलग अलग तुम्हारे एडजॉर्ब होने वाले सब्सटेंसेस के तुम्हारे रिटेंशन टाइम चेक करके उनको हम डिफरेंट टाइम में सेपरेट जब करते हैं, तब हमको पता चल जाता है ये एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत इजी है, कुछ बड़ा कहानी है नहीं। कॉलम से पास आउट होगा, ऐसे ऐसे पास आउट होगा, बस इतना जानना है, तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा। गैस क्रोमेटोग्राफी भी काफी इजी है, गैस क्रोमेटोग्राफी में भी कोई कहानी। ठीक है, तो ये चीज पता होना चाहिए। एचपीएलसी कल पढ़ेंगे, एचपीएलसी बड़ा कहानी है, एचपीएलसी को कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे एचपीएलसी। ठीक है, अच्छा हाँ, वो क्वेश्चंस वगैरह कर लियो, किया है सुदेश ने जो बोला था? मैं अभी तक शुरू नहीं किया सर, कल से शुरू कर, आज रात से शुरू कर। करो तेजल, पता है कि नहीं कहाँ है क्वेश्चन? सैटरडे ना। जहां पे तुमको रिकॉर्डेड लेक्चर उड़ उड़ के देखने लगते हो छुट्टी मार के, वहीं पे तुमको मिलेगा प्रीवियस क्वेश्चन ईयर सेट क्वेश्चन। भी। उसमें सेट है, वो क्वेश्चन बने हुए हैं, उनको अटेंड करो। वहां पे ठीक है। क्वेश्चन सेट्स बने हुए हैं, उनको अटेंड करो, तभी पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, तो उसको करो। क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्या ही होगा, खाली ये ऊपर ऊपर से पढ़ते जाओगे। अगली क्लास में क्वेश्चन कराएंगे, इन दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चंस कराने जरूरी है। एचपीएलसी खत्म होने के बाद हमारा क्रोमेटोग्राफी खत्म हो जाएगा, फिर आएगा एफटीआर, एनएमआर, सेम टेम। ये तब पढ़ेंगे जब हम एयर पोल्यूशन का वो सब बैग फिल्टर्स वगैरह का कहानी खत्म करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें बैग फिल्टर्स, वेंचुरी स्क्रबर्स, ये सब है। वो सब खत्म करने के बाद हम इसको कवर आउट करेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन का पिक तो तुम इंटरनेट पे देख सकते हो, तो उसको दिखाने की अलग से कोई जरूरत है नहीं। मैं चाहूंगा तो हाँ जरूर एक तुमको कल एक पिक्चर वगैरह थोड़ा बहुत दिखा दूंगा कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा ऐसा काम करता है, और कल दिखा देंगे, और क्या। हो जाएगा तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटेशन टॉपिक कवर आउट हो जाएगा। पिक्चर दिखा देंगे तुमको तो सारे। और ये हो गया, उसके बाद तुम्हारा सिक्स्थ पार्ट में क्या बचता है? हमने अभी पढ़ लिया है प्राइमरी सेकेंडरी डिस्पर्स गॉसियन प्लूम मॉडल, वो भी हो गया है। बस बचा है ये कलेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये सब बचा हुआ है। वाटर पोल्यूशन भी ऑलमोस्ट खत्म, सॉइल पोल्यूशन, थर्मल एंड मराइन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, और नॉइज पोल्यूशन, ये तीन पोल्यूशन बचे हुए हैं। इसके बाद इसको खत्म कर देंगे, और 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएगा। फिर हम घुसेंगे सीधा सॉलिड एंड hazardous वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जब ट्रीटमेंट, इसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, इसको भी खत्म कर देंगे। ये हार्डली 3 क्लास का कहानी है, सॉलिड वेस्ट एंड hazardous मैनेजमेंट, ये भी खत्म हो जाएगा। जैसे ये खत्म होगा, उसके बाद वी विल शिफ्ट बैक टू इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी टारगेट है 12 सितंबर तक खत्म करेंगे। एनवायरमेंटल बायोलॉजी 12 सितंबर तक। एनवायरमेंटल बायोलॉजी 12 सितंबर में खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 6 यूनिट खत्म हो जाएंगे। अब तो बचेगा ही क्या, 4 यूनिट तो ऐसे ऐसे हवा हवा में पड़ा देंगे।
20 दिन में खत्म। 20 दिन में तुम्हारा यूसी नेट का पूरा कहानी ही खत्म। 1 महीना हो गया। तेजल गुरु क्या कर रही है पता नहीं, क्वेश्चन पढ़ रही है नहीं कर रही है, समझ में नहीं है। हेल्प कर दूंगी सर। और चांद जी तो इंटरनेट इशू, सर जी इंटरनेट इशू है, हम कैसे करेंगे। अरे चांद जी करो, ऐसे थोड़ी होगा, इंटरनेट इशू है। छत पे चढ़ जाओ, छत पे चढ़ के क्वेश्चन करो। ठीक है, अच्छा चलो, आज इतना रहने दो। एचपीएलसी और सैम टेम, एक्सआरडी, एक्सआरएफ, एफटीआर, एनएमआर, ये जो बचा है इसको करेंगे। यूवी विजिबल, डबल एएस, आईसीपीईएस, आईसीपीओएमएस पढ़ा चुका हूँ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। इलेक्ट्रोफोरेसिस थोड़ा बताना है, और एक्सरे वाला टेक्निक्स बताना है, और एचपीएलसी बताना है। तो कल तुम्हारा सेकेंड यूनिट तो खत्म। हाँ, उसमें एक बचेगा पॉप, पीओपी पॉप, इसका कहानी बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं बचता है उसमें। ठीक है, और वो बायोलॉजी सेशन शुरू करने से पहले याद दिलाना, बायोजियोग्राफिक प्रोविनेंस बताना है। उसको बताने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है।